नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। मॉडर्न खेती का या केमिकल फार्मिंग के दुष्प्रभाव को लेकर बहुत लोग इससे बाहर आना चाहते हैं। वो प्राकृतिक आहार को अपनाना चाहते हैं और हमारे जो किसान मित्र हैं वो भी अपने इस केमिकल जो फार्मिंग है, जो आधुनिक खेती है, उससे दुखी होकर उसके दुष्परिणाम को लेकर अब उससे पीछे आना चाहते हैं। लेकिन उनके सामने भी कुछ समस्या है, इससे वो इसे सहजता से अपना नहीं रहे। दुष्परिणामों की बात करें तो आज जब हम केमिकल फार्मिंग के दुष्प्रभाव देख रहे हैं, क्योंकि इसके कारण न केवल भोजन में विषाक्तता का प्रभाव बढ़ रहा है, बल्कि आज समाज के अंदर बीमारियों की जो दर है वो अचानक कई गुना बढ़ गई है। 1980 से पहले भारत में हृदय संबंधी रोग सुनने को नहीं आते थे। डायबिटिक की जो समस्या एक आध परसेंट किसी को होती थी। कैंसर जैसी बीमारी के विषय में तो हमने सुना ही नहीं था। लेकिन आज हमारे समाज में कैंसर जैसी बीमारियों का प्रकोप निरंतर बढ़ गया है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास कई ऐसे मित्र आते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जिनकी जिनकी किडनी में स्टोन्स हो गए और उनको 5 से 7 साल की उम्र में ऑपरेशन कराने के लिए कह दिया गया है। तो ऐसे में बहुत लोग जो केमिकल जो फार्मिंग है इससे त्रस्त हैं, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है। दूसरा, किसान इसलिए त्रस्त हैं कि किसानों में भी बीमारियों का प्रकोप तो बढ़ ही रहा है। पहले ग्रामीण अंचलों में किसानों में डायबिटीज और हृदय संबंधी रोगों की संभावना नगण्य दिखी जाती थी, होती ही नहीं थी। शुगर की बीमारी को शहरी संपन्न लोगों की बीमारी माना जाता था। हृदय रोग से संपन्नता का बोध होता था। लेकिन अब इतने शहरी संपन्न लोग, पढ़े लिखे लोग इन रोगों से पीड़ित हैं, उससे ज्यादा लोग तो गांवों में पीड़ित हैं। क्या हो गया? कारण यही है कि अब हमारा खान पीन इतना विषाक्त हो गया और उसका कारण हमारा अज्ञान रहा है। सरकारों ने या संस्थाओं ने हमें समय पर सूचित नहीं किया और व्यापारियों ने हमेशा हमें गुमराह किया या वो स्वयं गुमराह थे। उदाहरण के रूप में लूं कि आज हमारे डॉक्टर्स अपने मरीजों को जो हृदय संबंधी बीमारियों को लेकर उनके पास पहुंचते हैं तो किसी भी उम्र में, 20 साल की उम्र में भी उसको घी, दूध, मक्खन आदि से दूर रहने के लिए कहते हैं। जबकि भारत में घी को लेकर कोई अनुसंधान नहीं हुआ। 1960 से के आसपास हमारे देश में जो वेजिटेबल घी है, जिसको डालडा नाम दें या ऐसी कोई भी नाम दें, उसका प्रवेश हुआ और उस समय ये डालडा घी संपन्नों का खान पान होता था। संपन्न घरों में जब कोई भोज होता था, कोई पार्टी होती थी, तो जब डालडा घी से व्यंजन बना के परोसे जाते थे तो एक गर्व का प्रश्न होता था। लेकिन आज वही डालडा, वैसे आजकल डालडा उपलब्ध नहीं है, कम है, लेकिन वही डालडा हृदय रोगों का पहला कारण बन गया। आजकल तो रिफाइंड के पीछे लगे हुए हैं कि रिफाइंड की जो सच्चाई है, वास्तविकता है, वो भी लोगों के सामने धीरे धीरे सामने आ रही है। और यदि बात हम करें देसी घी की, तो देसी घी को लेकर भी हम बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि क्या देसी घी है। क्योंकि जो आज बाजार में जो घी, देसी घी उपलब्ध है, वो 500-600 रुपए केजी मिल जाता है। लेकिन आप घर में ही देसी घी निकालना चाहो, चाहे भैंस का दूध हो, गाय का दूध हो, तो वो हमें घर पर भी 1800 रुपए से लेकर 2200 रुपए प्रति केजी से कम नहीं पड़ता। और उसी देसी घी को पाने के लिए हम मक्खन का प्रयोग करते हैं। मक्खन तो हमारे यहाँ बहुत सारे घरों में प्रातः काल का एक आवश्यक खाद्य बन गया है। हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे स्कूल जाते हैं, उनको भी मक्खन टोस्ट लगा के देते हैं, ब्रेड पे मक्खन लगा के भेजते हैं। और हम ये भी नहीं जानते कि वो मक्खन है क्या। मैं कह सकता हूँ कि एक अज्ञानता भी है कि हमारे डॉक्टर खुद हमें इस चीज का बोध कराते हैं कि बच्चों को प्रातःकाल बटर टोस्ट देना चाहिए, ब्रेड मक्खन देना चाहिए। लेकिन वो खुद भी इसके विषय में, क्योंकि भारत के मक्खन को लेकर, भारतीय घी को लेकर कोई अनुसंधान कार्य नहीं हुआ। लेकिन हमें मिसगाइड करके इसे दूर रहने के लिए कह दिया गया। लेकिन आज भी हमारे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। जो गांव देहात में लोग रहते हैं, वो आज भी 50-60
ग्राम से लेकर एक 100-150 ग्राम तक घी का प्रयोग करते हैं और आज 70-80 साल की उम्र में पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो ऐसे में जो विषाक्त खेती है उसके परिणाम को देख कर लोग फिर से चिंतन करने लगे हैं, क्या वो प्राकृतिक पुराना खान-पीन अच्छा था कि या आज आज जिसे हम संतुलित पौष्टिक आहार कहते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में किसान भी चिंतित है कि वो प्राकृतिक खेती पे लौटे, लेकिन उसके सामने कुछ समस्या हैं, कुछ परेशानियाँ हैं जिसके कारण वो सहजता से लौट नहीं पा रहा है और दूसरी तरफ उसकी लागत बढ़ती जा रही है। जो भी वो फसल करता है, खेती करता है, उस पे ज़्यादा मात्रा में उसको खाद प्रयोग करने पड़ रहे हैं। खाद प्रयोग करके भी वो अपनी फसल को विभिन्न रोगों से सुरक्षित नहीं रख पाता है। तो जब फसल तैयार होने लगती है, तो उसके फसल पे एक के बाद एक कई तरह के रोग हमले कर देते हैं। तो रोग से बचने के लिए उसे सलाह दी जाती है, परामर्श दी जाती है कि इस दवा का प्रयोग कर ले, इस दवा का प्रयोग कर ले और ऐसे में वो दवा प्रयोग करते-करते अपने जो खाद्यान्न है, अपनी जो फसलें हैं, उसको विषाक्त कर लेता है। साग-सब्जियों की बात की जाए कि साग-सब्जियाँ ऐसी हैं जिसका जो अनुभव है, जिसका जो निष्कर्ष है 3 महीने में हमें मिल जाता है। और साग-सब्जियों पे सबसे ज़्यादा केमिकल का प्रयोग होता है, कीटनाशकों का उपयोग होता है। कई सब्जियाँ तो ऐसी हैं जिसमें निरंतर पहले दिन पौध लगाने से लेकर अंतिम जब उस सब्जी को हम बाज़ार में लेके जाते हैं, उस दिन तक निरंतर कई तरह के केमिकल प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए उनमें इतनी विषाक्तता आ जाती है, उसपे इतने विष प्रवेश कर जाते हैं कि वो किसी तरह से खाने योग्य रहता ही नहीं। तो ऐसे में आज किसान भी और घर प जो खपतकार हैं, वो प्राकृतिक खेती की तरफ देख रहे हैं, कि पीछे कुछ समस्या हैं, इनमें फिर से हम चर्चा करेंगे। आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि लोग प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना चाहते हैं। आपके मन में कोई